Hello everyone. Today we'll study about packing of DNA helix, which is one of the most important topic of chapter Molecular Basis of Inheritance for class 12. Now when we look at the DNA, this DNA is very precious for our body क्योंकि हमारी बॉडी की जितनी भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो ये DNA कैरी कर रहा है. Now it is so much precious for all of us that we need to keep it पैक्ड, हमें इसे पैक्ड फॉर्म में रखना चाहिए. सो उसकी पैकिंग के लिए हमारी बॉडी में कुछ प्रेजेंट होता है एंड दैट इज़ हिस्टोन प्रोटीन्स. डीएनए की पैकिंग करने में हेल्प करते हैं ये हिस्टोन प्रोटीन्स. नाउ हिस्टोन प्रोटीन्स और डीएनए की पैकिंग तभी कर सकते हैं, ये दोनों एसोसिएट तभी हो सकते हैं जब वो अपोजिटली चार्ज्ड हो. हमारा जो डीएनए होता है वो नेगेटिव होता है और एसिडिक इन नेचर होता है, वेराज जो हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं और पॉजिटिवली चार्ज्ड होते हैं. तभी ये एक दूसरे के साथ एसोसिएट हो पाते हैं और तभी हिस्टोन प्रोटीन्स इनकी पैकिंग कर पाते हैं. नाउ हिस्टोन प्रोटीन्स बेसिक इन नेचर है. वाई? प्रोटीन्स है तो अमीनो एसिड्स के बने होंगे. नाउ अमीनो एसिड भी किस टाइप के अमीनो एसिड? बेसिक अमीनो एसिड के बने हुए हैं. क्योंकि हिस्टोन प्रोटीन बेसिक अमीनो एसिड के बने हुए हैं इसलिए वो बेसिक इन नेचर होते हैं. नाउ हिस्टोन प्रोटीन्स जो अमीनो एसिड्स के बने हैं दे आर लाइसिन एंड आर्जिनिन. वी नीड टू रिमेंबर दिस दैट हिस्टोन प्रोटीन्स आर बेसिक इन नेचर बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ बेसिक अमीनो एसिड लाइसिन एंड आर्जिनिन, जो बेसिक इन नेचर होती हैं और जो पॉजिटिव चार्जेस कैरी करती हैं अपनी साइड चेन में. Now this was about just DNA and histone. Now histone protein 5 types के होते हैं: H1, H2A, H2B, H3 and H4. There are 5 types of histones. Histones 5 type के हैं: H1, H2A, H2B, H3 and H4. Now H1 को छोड़ के बाकी जितने भी हैं यानी कि H2A, H2B, H3 और H4 ये आपस में पेयर्स बनाते हैं और एक मॉलिक्यूल 8 मॉलिक्यूल का एक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं. क्योंकि 8 मॉलिक्यूल्स होंगे तो हम उस स्ट्रक्चर को बोलेंगे हिस्टोन ऑक्टामर. इस तरह का एक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं जिसमें हर हिस्टोन प्रोटीन के 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं, मतलब वो पेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं. H2A के 2 मॉलिक्यूल, H2B के 2 मॉलिक्यूल, H3 के 2 मॉलिक्यूल एंड H4 के 2 मॉलिक्यूल. सो इन टोटल 8 मॉलिक्यूल्स हो गए. सो वो हिस्टोन ऑक्टामर फॉर्म करते हैं. नाउ इस हिस्टोन ऑक्टामर के अराउंड, हिस्टोन ऑक्टामर के कोर पे क्या प्रेजेंट होता है? H2A, H2B, H3 और H4 वो पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं ये चारों. तो 8 मॉलिक्यूल हो गए इसलिए हम इसे हिस्टोन ऑक्टामर बोलते हैं. अब इस हिस्टोन ऑक्टामर के अराउंड नेगेटिवली चार्ज डीएनए आकर रैप हो जाता है इस तरह से, जिस तरह से आपको स्ट्रक्चर में दिखाया गया है. सो जब ये पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन ऑक्टामर के अराउंड नेगेटिवली चार्ज डीएनए आकर रैप हो जाता है तब वी नीड समवन टू कीप इट सील्ड, कि ये जो रैपिंग हुई है, ये जो कॉइलिंग हुई है डीएनए की, इसको सील रखना बहुत ज़रूरी होता है, अदरवाइज फिर से ये अनकॉइल हो जाएगा. सो जो हिस्टोन हमने कंसिडर नहीं किया था, जो कोर नहीं फॉर्म कर रहा था, जो हिस्टोन ऑक्टामर का पार्ट नहीं था, वो H1 हिस्टोन यहाँ पर आकर अटैच हो जाता है और ये H1 हिस्टोन सीलिंग का काम करता है. इस जो ये रैपिंग हुई है इस पूरे मॉलिक्यूल को सील करता है सो दैट वापस से अनकॉइलिंग ना हो जाए. सो इसलिए हम इस H1 हिस्टोन को सीलिंग प्रोटीन बोलते हैं. नाउ ये जो पूरा स्ट्रक्चर इंक्लूडिंग H1 हिस्टोन यानी कि सीलिंग प्रोटीन, नेगेटिवली चार्ज डीएनए और ये पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन ऑक्टामर, ये सब मिला के जो स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है दैट इज न्यूक्लियोसोम. सो न्यूक्लियोसोम, अब क्वेश्चन ये होता है कि न्यूक्लियोसोम में ये जितना डीएनए कॉइल हुआ या रैप हुआ, ये एक स्ट्रैंड रैप हुआ और ये दूसरा स्ट्रैंड रैप हुआ. सो डीएनए की जितनी लेंथ इसमें रैप हुई है उसमें कितने बेस पेयर थे या कितनी लेंथ थी डीएनए की जो इसमें रैप हो रही है. सो नॉर्मली हम हमेशा डीएनए की लेंथ को मेंशन करते हैं बेस पेयर के या न्यूक्लियोटाइड्स के टर्म्स पे. तो हम इसको बेस पेयर के टर्म्स में बताते हैं कि कितनी डीएनए इसमें रैप हुई है. इन अ टिपिकल न्यूक्लियोसोम इट कंटेन्स 200 बेस पेयर ऑफ डीएनए. ये जो इतना रैप हुआ है न्यूक्लियोसोम में डीएनए, उसमें कितने बेस पेयर्स हैं? 200 बेस पेयर्स होते हैं.
सो दिस वन यू हैड टू रिमेंबर. नाउ अब हम जब इस न्यूक्लियोसोम को देखते हैं तो कुछ ऐसी अपीयरेंस आती है जैसे थ्रेड पे, किसी थ्रेड पे बीड्स प्रेजेंट होते हैं, उसी तरह बीड्स ऑन स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देता है हमें न्यूक्लियोसोम का, क्योंकि एक न्यूक्लियोसोम ये डीएनए है जो न्यूक्लियोसोम में कॉइल हुआ, फिर उसके बाद दूसरा फिर ये डीएनए आगे कंटिन्यू होकर दूसरे न्यूक्लियोसोम में कॉइल हुआ, एंड देन अगेन ऐसे ये कंटिन्यू होता जाता है. तो यहाँ पर इस तरह के स्ट्रक्चर में जो न्यूक्लियोसोम होता है वो बीड्स ऑन स्ट्रिंग की तरह अपीयर करता है. सो दिस बीड्स ऑन स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर इज व्हाट? न्यूक्लियोसोम. अब ये जो दो न्यूक्लियोसोम के बीच में जो हमें डीएनए दिखाई दे रहा है, ये जो थ्रेड दिखाई दे रहा है, इसे हम लिंकर डीएनए बोलते हैं, और ये आप इस वाले स्ट्रक्चर में भी ऑब्जर्व कर सकते हैं. नाउ इफ यू सी क्लियरली कि ये डीएनए कॉइल हो गया, ये वाला रैप हो गया, ये डीएनए बाहर की तरफ निकल रहा है और ये जाके दूसरे न्यूक्लियोसोम में अटैच हो जाएगा. सो ये डीएनए जो है दैट इज नोन एज लिंकर डीएनए. दिस डीएनए इज नोन एज लिंकर डीएनए. नाउ ये जो पूरा स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है जिसमें आपको न्यूक्लियोसोम दिख रहा है, लिंकर डीएनए दिख रहा है, ये पूरा स्ट्रक्चर एक्चुअली क्रोमैटिन फाइबर है. यानी कि न्यूक्लियोसोम आर द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ क्रोमैटिन फाइबर. ये न्यूक्लियोसोम आपस में खूब सारे जब न्यूक्लियोसोम इकट्ठा हो जाते हैं तो वो एक क्रोमैटिन फाइबर का फॉर्मेशन करते हैं. सो अभी तक हमने पढ़ा कि डीएनए की पैकिंग हिस्टोन प्रोटीन्स करते हैं. हिस्टोन प्रोटीन्स आपस में हिस्टोन ऑक्टोमर बनाते हैं. फिर जब डीएनए उनके साथ कॉइल कर जाता है तो न्यूक्लियोसोम बनाते हैं. न्यूक्लियोसोम, खूब सारे न्यूक्लियोसोम जब इकट्ठा होते हैं तो वो क्रोमैटिन फाइबर बनाते हैं. सो न्यूक्लियोसोम आर द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ क्रोमैटिन फाइबर. द whole structure that you can see here is actually the chromatin fiber. ये जो पूरा structure आप देख पा रहे हैं that is actually chromatin fiber. Now we'll talk about chromatin fiber and chromosomes. अब हम chromatin fibers और chromosomes के बारे में बात करते हैं. Now this the structure that you can see is chromatin fiber. ये actual structure जो आपको दिखाई दे रहा है ये chromatin fiber का है. And we've already learned in previous classes कि जब सेल नॉन डिवाइडिंग फेज में होता है, नॉन डिवाइडिंग फेज कौन सा होता है? इंटरफेज. इंटरफेज वो फेज होता है जब सेल डिविजन नहीं कर रहा होता है. सो इंटरफेज की कंडीशन में क्रोमैटिन फाइबर्स आपको न्यूक्लियस के अंदर दिखाई देंगे लाइक दिस. बीड्स ऑन स्ट्रिंग दिखाई देंगे, न्यूक्लियोसोम, लिंकर डीएनए दिखाई देगा, और इन टोटल ये पूरा क्रोमैटिन फाइबर है. बट जब सेल डिवीजन की फेज में आता है और डिवाइड करना स्टार्ट करता है तो ये क्रोमैटिन फाइबर कॉइल और कंडेंस फॉर्म ले लेते हैं, कॉइलिंग और कंडेंसेशन करते हैं और एक डेंस स्ट्रक्चर बना लेते हैं. आप देख पा रहे होगे इन द स्ट्रक्चर दैट दीज फाइबर्स हैव कॉइल्ड देमसेल्व्स और कंडेंस हो जा रहे हैं, एकदम densely packed हो जा रहे हैं, and they form a dense structure that is chromosome. So chromatin fiber coiling और condensation करके dividing वाले phase में, division वाले phase में chromosome form कर देते हैं. And best time to see chromosome, जो सबसे अच्छा phase होता है जहाँ पे हम देख सकते हैं chromosome को, that is metaphase. सो इंटरफेज यानी कि नॉन डिवाइडिंग फेज में क्रोमैटिन फाइबर दिखाई देता है और ये डिवीजन के टाइम पे कॉइलिंग और कंडेंसेशन करके क्रोमोसोम फॉर्म कर लेता है. नाउ मूविंग अहेड एंड टॉकिंग अबाउट क्रोमैटिन. ये जो क्रोमैटिन फाइबर्स हैं ये एक्चुअली दो तरह के होते हैं. नाउ वन इम्पॉर्टेंट थिंग टू नोट कि क्रोमैटिन फाइबर, सारा का सारा क्रोमैटिन फाइबर जो हमारे जीनोम में प्रेजेंट है, जो हमारे डीएनए में प्रेजेंट है, वो सारा क्रोमैटिन फाइबर एक साथ लूज होके प्रेजेंट नहीं होता है. इंटरफेस कंडीशन में ओपन नहीं हो जाता है जैसे ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है. सिर्फ उतना ही ओपन होता है, उतना ही लूज होता है जितने की रिक्वायरमेंट होती है. नॉन डिवाइडिंग फेज में ऐसा नहीं होता है कि पूरा का पूरा क्रोमैटिन फाइबर ओपन हो गया, सिर्फ उतना ही ओपन होता है जितने की रिक्वायरमेंट होती है. तो दो तरह के क्रोमैटिन होते हैं, जिसकी रिक्वायरमेंट होती है वो लूजली पैक्ड हो जाता है. सो जो लूजली पैक्ड होते हैं यानी कि जो ओपन कंडीशन में प्रेजेंट होते हैं और जो स्टेन करने पर लाइट स्टेन लेते हैं अपने ऊपर, और जो आगे जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं, जो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होते हैं, जिनका ट्रांसक्रिप्शन होता है, उसे हम बोलते हैं यूक्रोमैटिन. वेयरएज कुछ क्रोमैटिन फाइबर ऐसे होते हैं जो नॉन डिवाइडिंग फेज में भी कंडेंस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, वो तब भी डेंसली पैक्ड होते हैं, वो नॉन डिवाइडिंग फेज में भी ओपन नहीं होते हैं. तो दैट इज हेट्रोक्रोमैटिन. और ये डार्क स्टेन लेते हैं, जब इनको स्टेनिंग करी जाती है तो ये डार्क कलर का स्टेन लेते हैं और ये ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होते हैं. ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव मीन्स दे विल नॉट अंडरगो ट्रांसक्रिप्शन. डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन नहीं होगा, जेनेटिक इंफॉर्मेशन का फ्लो इनमें नहीं होता है. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि क्रोमैटिन
क्रोमैटिन फाइबर जो नॉन डिवाइडिंग फेज में हमें दिखाई देता है, वो हमारे पूरा का पूरा जीनोम नहीं होता है कि पूरा का पूरा क्रोमैटिन फाइबर ओपन हो गया। उसमें से सिर्फ कुछ पोर्शन जिसकी हमारी बॉडी को उस वक्त रिक्वायरमेंट रहती है वो ओपन होता है, वो लूजली पैक्ड होता है, and that is known as euchromatin। लूजली पैक्ड होता है, लाइट स्टेन लेता है और ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है, वो आगे जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का फ्लो कैरी आउट करता है। वेयर एज मैक्सिमम पोर्शन ऐसा होता है जो डेंसली पैक्ड रहता है, नॉन डिवाइडिंग कंडीशन में भी डेंसली पैक्ड रहता है और डार्क स्टेन लेता है और ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होता है, मतलब उसका बेसिकली कोई फंक्शन नहीं होता है, वो एक इनएक्टिव स्ट्रक्चर की तरह पड़ा रहता है इंटरफेस में। नाउ हेट्रोक्रोमैटिन का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, दैट इज बार बॉडी। अगर आप मैमल्स को और स्पेशली ह्यूमन बींग्स को ऑब्जर्व करेंगे तो ह्यूमन बींग्स में हमें पता है कि फीमेल में 2 एक्स क्रोमोजोम होते हैं और मेल में एक्स और वाई क्रोमोजोम होता है। सो ये जो फीमेल में 2 एक्स क्रोमोजोम प्रेजेंट होते हैं, इनमें से कोई भी एक एक्स क्रोमोजोम हेट्रोक्रोमैटिन में कन्वर्ट हो जाता है और एक नॉट लाइक इनएक्टिव बॉल की तरह प्रेजेंट हो जाता है, मतलब वो आगे रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, कोई भी दो। इट्स नॉट नेसेसरी कि पहला वाला एक्स क्रोमोजोम या दूसरा वाला एक्स क्रोमोजोम, रैंडमली कोई भी एक एक्स क्रोमोजोम हेट्रोक्रोमैटिन में कन्वर्ट हो जाता है और एक नॉट लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेता है जिसे हम बार बॉडी बोलते हैं। सो वो आगे ट्रांसक्रिप्शन नहीं करेगा, वो आगे का कोई भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्लो में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। सो दैट इज बार बॉडी। अब ये जो फिनोमिना था कि फीमेल में प्रेजेंट जो 2 एक्स क्रोमोजोम है उनमें से कोई एक हेट्रोक्रोमैटिन में कन्वर्ट हो जाएगा और एक नॉट, जो हम गांठ बांधते हैं, नॉट बांधते हैं, सो उस नॉट की तरह कन्वर्ट हो जाएगा, एक इनएक्टिव बॉल लाइक स्ट्रक्चर की तरह प्रेजेंट रहेगा। ये फिनोमिना हमें बताया था लियोन ने। सो हम इसे लियोनाइजेशन भी बोलते हैं और डोसेज कॉम्पनसेशन भी बोलते हैं। प्रोसेस को हम लियोनाइजेशन या डोसेज कॉम्पनसेशन भी बोलते हैं। व्हाई डोसेज कॉम्पनसेशन? अगर आप क्लियरली देखोगे तो मेल की बॉडी में एक्स वाई क्रोमोजोम है, वेयर एज फीमेल की बॉडी में एक्स एक्स क्रोमोजोम है, मतलब एक्स का डोसेज यहाँ पर एक डोज है और यहाँ पे 2 डोसेज हैं, तो हमें उसको कंपनसेट करना है, उसे बराबर करना है। उसके लिए एक क्रोमोजोम, एक एक्स क्रोमोजोम इनएक्टिव होकर हेट्रोक्रोमैटिन में कन्वर्ट हो जाता है। सो हम यहाँ पे एक्स के डोज को बराबर कर रहे हैं, कंपनसेट कर रहे हैं, तो इसलिए हम इसे डोसेज कंपनसेशन भी बोलते हैं। नाउ अगर आपको बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में नंबर ऑफ बार बॉडी पूछी जाती हैं, तो उसके लिए एक फॉर्मूला है, नंबर ऑफ बार बॉडी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एक्स क्रोमोजोम माइनस 1। तो अगर आप नॉर्मल फीमेल में आपसे बार बॉडी पूछी जाती है, व्हाट इज द नंबर ऑफ बार बॉडी इन नॉर्मल फीमेल, तो नॉर्मल फीमेल में 2 एक्स क्रोमोजोम है, तो नंबर ऑफ एक्स क्रोमोजोम 2 माइनस 1 बार बॉडी इज प्रेजेंट इन नॉर्मल फीमेल। अब अगर हम नॉर्मल मेल में बार बॉडी पूछते हैं तो बार बॉडी नॉर्मल मेल, टोटल नंबर ऑफ एक्स क्रोमोजोम कितने हैं मेल में? 1, सो 1 माइनस 1 0। सो नॉर्मल मेल में एक भी बार बॉडी प्रेजेंट नहीं होती है, वेयर एज नॉर्मल फीमेल में एक बार बॉडी प्रेजेंट होती है। अब अगर यहीं पे हम क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट कर देते हैं एंड वी स्टार्ट आस्किंग द बार बॉडी इन क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम का कैरियोटाइप क्या होता है? डबल एक्स वाई। वहां पे नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम 2 हैं, तो 2 माइनस 1 एक बार बॉडी विल बी प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। अब हम एक कंपैरिजन पढ़ेंगे। सो डीएनए की पैकिंग प्रोकैरियोट्स में कैसे होती है? प्रोकैरियोट्स में वी ऑलरेडी नो कि जो प्रोकैरियोट होते हैं उनमें कोई वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस का मतलब न्यूक्लियस में मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। अब अगर कोई मेम्ब्रेन एब्सेंट है तो उसका एरिया डिफाइंड नहीं होगा, तो अनडिफाइंड न्यूक्लियस होगा। तो इसका मतलब कि जो डीएनए है वो एक जगह प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, वो इधर उधर स्कैटर्ड होना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है क्योंकि प्रोकैरियोट्स में ऑल्दो डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, प्रोकैरियोट्स के पास अनडिफाइंड न्यूक्लियस होता है जिसकी कोई बाउंड्री नहीं होती है, तब भी उसके बावजूद डीएनए इज नॉट स्कैटर्ड थ्रू आउट द सेल। देन टू डीएनए इज नॉट स्कैटर्ड थ्रू आउट द सेल, उसके बाद भी डीएनए पूरे सेल में स्कैटर्ड कंडीशन में प्रेजेंट नहीं होता है। होना यही चाहिए कि अनडिफाइंड न्यूक्लियस है, डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, तो डीएनए पूरे सेल में इधर उधर स्कैटर्ड होना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है। जो नेगेटिवली चार्ज डीएनए है प्रोकैरियोटिक सेल में, नेगेटिवली चार्ज डीएनए को एक जगह पकड़ के रखने के लिए पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, और जिस रीजन में डीएनए को पकड़ा या रखा जाता है उस रीजन को हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड। और हम इस बारे में लास्ट क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि जो अनडिफाइंड न्यूक्लियस प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है उसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड।
न्यूक्लियोइड बोलते हैं। सो उस रीजन में जहाँ पे नेगेटिवली चार्ज डीएनए को पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन्स बाइंड करके रखते हैं, वी कॉल दैट रीजन न्यूक्लियोइड। सो बेसिकली क्योंकि प्रोकैरियोट्स के पास अनडिफाइंड न्यूक्लियस होता है तो डीएनए इधर उधर उसके बाद भी डीएनए इधर उधर स्कैटर्ड नहीं होता है। जो नेगेटिवली चार्ज डीएनए है उसे पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन्स होल्ड करके रखते हैं एक रीजन में, जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड। अब जो डीएनए ऑर्गेनाइज होता है, न्यूक्लियोइड के अंदर डीएनए किस तरह से प्रेजेंट होता है, दे आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ लार्ज लूप्स के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। डिफरेंट डिफरेंट लूप्स फॉर्म हो जाते हैं डीएनए के। सो जो चीजें आपको याद रखनी है प्रोकैरियोट्स में डीएनए की पैकिंग के बारे में, पहली चीज कि अनडिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हुए भी डीएनए पूरे सेल में स्कैटर्ड कंडीशन में प्रेजेंट नहीं होता है। नेगेटिवली चार्ज डीएनए को पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन्स होल्ड करके रखते हैं इन अ रीजन नोन एज न्यूक्लियोइड। नाउ ये जो पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन्स है ये हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं है, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल में हिस्टोन प्रोटीन्स एब्सेंट होते हैं। हमें बस ये पता है कि नेगेटिवली चार्ज डीएनए को कुछ पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन्स होल्ड करके रखते हैं इन अ रीजन नोन एज न्यूक्लियोइड। देन जो न्यूक्लियोइड के अंदर डीएनए का ऑर्गेनाइजेशन होता है या उसका प्लेसमेंट होता है वो किस तरह से प्लेस्ड होती है, इट इज प्लेस्ड इन द फॉर्म ऑफ लार्ज लूप्स। वो लार्ज लूप्स के फॉर्म में प्लेस्ड होती है। So that is all about DNA packing in prokaryotes. Prokaryotes में DNA की पैकिंग के बारे में बस इतना याद रखना है आपको। Now packing of DNA in eukaryotes. Eukaryotes में DNA की पैकिंग कैसे होती है? I have already explained you the whole thing. जो अभी हमने स्टार्टिंग में आपको एक्सप्लेन किया था वो यूकैरियोट्स में ही डीएनए की पैकिंग के बारे में हमने आपको इन्फॉर्मेशन दी थी। नाउ आई एम जस्ट गिविंग यू अ क्विक रिकैप। जो प्रोटीन्स डीएनए की पैकिंग से एसोसिएटेड होते हैं वो होते हैं हिस्टोन्स और नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स। सो हिस्टोन प्रोटीन्स पॉजिटिवली चार्ज्ड बेसिक प्रोटीन होते हैं, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, और नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन एसिडिक प्रोटीन होते हैं। सो आपको ये याद रखना है कि यूकैरियोट्स डीएनए की पैकिंग के लिए दो तरह के प्रोटीन्स चाहिए होते हैं, हिस्टोन प्रोटीन्स जो कि पॉजिटिवली चार्ज्ड हैं और बेसिक इन नेचर है, वेयर एज नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन जो एसिडिक इन नेचर है। इनके बारे में हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। नाउ हिस्टोन्स वी हैव डिस्कस्ड कि वो बेसिक अमीनो एसिड के बने होते हैं, वो बेसिक अमीनो एसिड है लाइसिन और आर्जिनिन, और ये दोनों अमीनो एसिड अपनी साइड चेन में पॉजिटिव चार्ज कैरी करती हैं। सो इनके बेसिक और पॉजिटिव नेचर की वजह से हिस्टोन प्रोटीन्स भी बेसिक और पॉजिटिव इन नेचर होता है। नाउ हिस्टोन एक यूनिट फॉर्म करता है 8 मॉलिक्यूल्स का जिसे हम बोलते हैं हिस्टोन ऑक्टेमर, और उसमें कोर में कौन कौन से हिस्टोन्स प्रेजेंट होते हैं, H2A, H2B, H3 और H4। ये जो सर्कल हमें दिखाई दे रहा है, ये जो ग्रीन कलर का बॉल हमें दिखाई दे रहा है, दैट इज द कोर, और ये हिस्टोन ऑक्टेमर है। इसके अंदर जो हिस्टोन के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं दे आर H2A, H2B, H3 एंड H4, और ये सारे पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं। तो टोटल 8 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, इसलिए हम इस बॉल को हिस्टोन ऑक्टेमर बोलते हैं। Now, negatively charged DNA is positively charged हिस्टोन ऑक्टेमर के अराउंड रैप करना स्टार्ट कर देता है और एक स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेता है जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। नाउ जो H1 हिस्टोन रह गया था, H1 हिस्टोन एक सीलिंग प्रोटीन की तरह काम करता है, क्योंकि ये जो रैपिंग हुई है ये कभी भी अनरैप हो सकता है, ये कभी भी खुल सकता है। सो उसको सील करना बहुत जरूरी है। दैट इज वाई ये H1 हिस्टोन कोर का पार्ट नहीं है, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ कोर बट इट एक्ट एज अ सीलिंग प्रोटीन, वो उसको सील कर देता है। नाउ न्यूक्लियोसोम रिपीटिंग यूनिट है क्रोमैटिन फाइबर्स के, मतलब न्यूक्लियोसोम जब खूब सारे न्यूक्लियोसोम इकट्ठा होते हैं देन दे फॉर्म क्रोमैटिन फाइबर्स। क्रोमैटिन फाइबर्स वही थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो न्यूक्लियस के अंदर दिखाई देते हैं, और न्यूक्लियस इन क्रोमैटिन फाइबर्स के ऊपर बीड्स ऑन स्ट्रिंग जैसी अपीयरेंस देता है। जब हम क्रोमैटिन फाइबर्स को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में व्यू करते हैं देन वी सी द न्यूक्लियोसोम एज बीड्स ऑन स्ट्रिंग। जो क्रोमैटिन फाइबर है वो थ्रेड की तरह दिखाई देता है और उसके ऊपर बीड्स की तरह प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियोसोम। सो व्हेनेवर इट इज आस्क्ड व्हाट इज बीड ऑन स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर, सो बीड ऑन स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर इज न्यूक्लियोसोम। और ये जो न्यूक्लियोसोम ये जो डीएनए
न्यूक्लियोसोम के अराउंड कॉइल है, ये जो हिस्टोन के अराउंड जितना डीएनए कॉइल हुआ है, ये कितना डीएनए होता है, कितने डीएनए की लेंथ इसमें इन्वॉल्व होती है. सो वी से दैट टिपिकल न्यूक्लियोसोम में 200 बेस पेयर ऑफ डीएनए प्रेजेंट होते हैं. सो अ टिपिकल न्यूक्लियोसोम हैज 200 बेस पेयर ऑफ डीएनए हेलिक्स. नाउ न्यूक्लियोसोम्स क्रोमैटिन के अंदर पैक होके फॉर्म करते हैं क्रोमैटिन फाइबर्स. न्यूक्लियोसोम्स अल्टीमेटली कॉइल करके क्रोमैटिन फाइबर बनाते हैं और क्रोमैटिन फाइबर फर्दर कॉइलिंग और कंडेंसेशन के प्रोसेस के बाद क्रोमोसोम फॉर्म करता है. और ये क्रोमोसोम आपको सबसे अच्छी तरह दिखाई देंगे मेटाफेज स्टेज ऑफ सेल डिविजन में. मेटाफेज में आप इजीली बहुत अच्छे से क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर देख सकते हैं और क्रोमैटिन फाइबर आपको नॉन डिवाइडिंग स्टेज में यानी कि इंटरफेज में दिखाई देंगे. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट इफ यू वांट टू सी chromatin fiber you will see it in interphase, and if you want to see chromosome, so the best time to see chromosome, that is metaphase stage. Now we'll talk about another point. Now NHC protein या non histone chromosomal protein, we have already studied कि जो non histone chromosomal proteins होते हैं. Now we've already seen now नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स, ये जो नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स होते हैं ये तब रिक्वायर्ड होते हैं जब हम क्रोमैटिन की पैकिंग करते हैं हायर लेवल पे. जब हम हायर लेवल पे क्रोमैटिन की पैकिंग करेंगे तो उसके लिए एडिशनल सेट ऑफ प्रोटीन्स रिक्वायर्ड होते हैं जिन्हें हम एनएचसी प्रोटीन या नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स बोलते हैं. सो बेसिकली आपको हिस्टोन प्रोटीन्स याद रखना है. एनएचसी प्रोटीन के बारे में यू जस्ट हैव टू रिमेंबर वन थिंग कि जब हम हायर लेवल पर क्रोमैटिन की पैकिंग करते हैं तब हमें एडिशनल सेट ऑफ प्रोटीन्स रिक्वायर्ड होते हैं जिन्हें हम एनएचसी प्रोटीन या नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स बोलते हैं. नाउ क्रोमैटिन फाइबर भी सारे के सारे क्रोमैटिन फाइबर ओपन कंडीशन में या थ्रेड लाइक कंडीशन में प्रेजेंट नहीं होते हैं, लूजली प्रेजेंट नहीं होते हैं. देयर आर फ्यू विच आर लूजली पैक्ड और लाइट चेन लेते हैं और ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होते हैं जो जेनेटिक मटेरियल की इंफॉर्मेशन आगे फ्लो कराते हैं, दैट इज नोन एज यूक्रोमैटिन. और कुछ रीजन ऐसे होते हैं यानी मे बी मैक्सिमम पोर्शन ऐसा होता है जो डेंसली पैक्ड होता है, नॉन डिवाइडिंग कंडीशन में भी डेंसली पैक्ड होता है, डार्क स्टेन लेता है और ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होता है जिसे हम हेट्रोक्रोमैटिन बोलते हैं. एंड अगर हमें यूक्रोमैटिन और हेट्रोक्रोमैटिन को सेपरेट करना है तो उसके लिए जो टेक्निक यूज होती है दैट इज हेट्रोपिग्नोसिस. सो हेट्रोपिग्नोसिस इज द टेक्निक यूज्ड टू सेपरेट यूक्रोमैटिन एंड हेट्रोक्रोमैटिन. एंड हेट्रोक्रोमैटिन का एक बहुत अच्छा एग्जांपल है दैट इज बार बॉडी. नाउ डीएनए की पैकिंग को लेके कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए. अगर हम लेंथ ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स को कैलकुलेट करेंगे सो इट टर्न्स आउट टू बी 2.2 मीटर्स. डीएनए की लेंथ कैलकुलेट करने पर हमें 2.2 मीटर्स मिल रही है अप्रॉक्सीमेटली, जो न्यूक्लियस के साइज से बहुत ज़्यादा है. और न्यूक्लियस के अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है. न्यूक्लियस का साइज इज 10⁻⁻6 मीटर्स, यानी कि ये माइनस में जा रहा है, -10⁻⁻6 मीटर्स. सो न्यूक्लियस बहुत छोटा है एंड जो डीएनए की लेंथ आ रही है वो 2.2 मीटर्स आ रही है अप्रॉक्सीमेटली, मतलब वो उससे बहुत ज़्यादा बड़ा है. तब भी इस न्यूक्लियस के अंदर डीएनए कैसे प्रेजेंट होता है? हाउ इज द डीएनए प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस जो उससे बहुत छोटा है साइज में? दिस इज पॉसिबल ड्यू टू सुपर कॉइलिंग ऑफ डीएनए, क्योंकि डीएनए हाईली सुपर कॉइल्ड पोजिशन में प्रेजेंट होता है, इस वजह से वो अपने से बहुत छोटे न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट हो पाता है. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि लेंथ ऑफ टिपिकल मेमेलियन डीएनए इज 2.2 मीटर्स और साइज ऑफ न्यूक्लियस है 10⁻⁻6 मीटर्स, यानी कि न्यूक्लियस डीएनए से बहुत छोटा है. उसके बाद भी न्यूक्लियस के अंदर डीएनए कैसे प्रेजेंट होता है? दिस इज पॉसिबल ड्यू टू सुपर कॉइलिंग ऑफ डीएनए. डीएनए बहुत ही ज्यादा हाईली कंडेंस कॉइल्ड फॉर्म में प्रेजेंट होता है, दैट इज वाई वो न्यूक्लियस के अंदर आ पाता है. Now there is one numerical which can be asked. If the length of E. coli DNA is 1.36 millimeter, can you calculate the number of base pair? हमें E. coli के DNA की लेंथ दे दी है and हमसे base pair number of base pairs पूछे हैं. So very easy, one formula which we have done in the last class also कि अगर हमें DNA की लेंथ निकालनी है तो उसके लिए हमें number of base pairs और distance between two base pairs पता होने चाहिए. Distance between two base pair fix होता है, that is 0.34 nanometer means 0.34 into 10⁻⁻9 meters. अब हमें नंबर ऑफ बेस पेयर कैलकुलेट करना है, उसे हम x अज्यूम कर लेंगे और हमें लेंथ ऑफ डीएनए ऑलरेडी दिया हुआ है. सो जस्ट आपको सिंपल सा मल्टीप्लीकेशन डिवीजन करना है एंड यू विल गेट द आंसर. 1.36 मिलीमीटर हमें दिया हुआ है, x हम अज्यूम कर लेते हैं नंबर ऑफ बेस पेयर को. सो नॉर्मल
कैलकुलेशन से हमें हमारा नंबर ऑफ बेस पेयर्स मिल जाएगा. सो 4 into 10⁶ बेस पेयर्स आ गया आंसर. सो दैट वाज ऑल अबाउट पैकिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स. थैंक यू.